नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आज से बहुत सारे जो बदलाव हैं वो होते हैं। लेकिन आज का जो 1 अप्रैल है वो कई कारणों से चर्चा में है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। क्योंकि नए वर्ष की जो फिनेंशियल स्तर पे जो शुरुआत मानी जाती है वो जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से मानी जाती है और ये 1 अप्रैल से मार्च एंड तक होती है। तो 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ कई सारे महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं वो अपने देश में देखने को मिलेंगे। और ये जो बदलाव हैं खासतौर पे सैलरी या फिर कह सकते हैं कि आपके वेतन के साथ ये अलग अलग स्तर पे, जैसे गैस, टैक्सेस या फिर सॉवरेन बॉन्ड या बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के संदर्भ में बदलाव होने जा रहे हैं। जिसमें खास तौर पे आयकर अधिनियम में बड़ा बदलाव हुआ है। एलपीजी सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है। सैलरी जो स्ट्रक्चर है, फास्टैग है, रेलवे टिकट के जो कैंसलेशन के जो नियम है, क्रेडिट जो स्कोर है, इनके संदर्भ में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिस कारण से आज ये न्यूज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बदलाव की बात की जा रही है। तो देखिए, पैन, फास्टैग, एलपीजी या फिर रेलवे जो टिकट रिफंड है, टोल के जो नियम हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इस बार जो बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो देखिए, आज की तिथि है 1 अप्रैल 2026 और आज की तिथि से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ आपकी जेब पर और आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे जो अलग अलग खर्चे हैं, जो अलग अलग मसले हैं, वो इन नए नियमों से प्रभावित होंगे। वित्त वर्ष की ये पहली तारीख न केवल कैलेंडर बदलती है बल्कि आपके लिए कह सकते हैं कि आपकी सैलरी, आपका टैक्स, रेलवे सफ़र, डिजिटल पेमेंट, इन सभी के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव लेकर आई है। आयकर से लेकर पेमेंट के तौर तरीकों में बड़े बदलाव हुए हैं। आयकर, फास्टैग, क्रेडिट स्कोर, सरकार के जो भी नियामक संस्थाएं हैं, उनके स्तर पे बड़े स्तर के कई सारे जो बदलाव हैं वो इस तारीख से लागू हो रहे हैं। नए वित्त वर्ष की शुरुआत कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई है। सरकारी तेल कंपनियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अब सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है, रेल टिकट के कैंसिलेशन से जुड़ा हुआ। तो आज एक एक करके अलग अलग सेगमेंट में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। पहले सेगमेंट की हम बात करेंगे, आयकर का नया दौर शुरू होने जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बदलाव है वो टैक्स व्यवस्था में इस बार होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पुराना जो आयकर अधिनियम जो 1961 है, अब ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा और इसकी जगह पर नया आयकर अधिनियम 2025 क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। और इस नए एक्ट का मकसद क्या है कि अपने देश में जो भी टैक्स प्रोसीजर है, उस टैक्स प्रोसीजर को क्या किया जाए, आसान किया जाए, लोगों के लिए सहूलियत हो। और इस बदलाव के तहत अब असेसमेंट जो ईयर है, या कह सकते हैं कि इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस जो ईयर है, ऐसे जो उलझाऊ जटिल जो शब्द हैं उनको पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, वो अब खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। अब देखिए, अब क्या होगा, सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, इसी शब्द का इस्तेमाल होगा। यानी 1 अप्रैल जैसे 2026 से 31 मार्च 2027 की जो अवधि है, अब सीधे क्या बोली जाएगी, वो टैक्स ईयर होगी। और ये टैक्स ईयर क्या होगी, 2026 से 2027 कही जाएगी। और ये कब से लागू होगी, तो ये 1 अप्रैल यानी आज की तिथि से लेकर ये 2026 से 31 मार्च 2027 तक की ये एक टाइम पीरियड होगा। तो ये अवधि है। अब सीधे जो टैक्स ईयर है यही इसे कहा जाएगा। और इससे जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, उनके लिए जो भ्रम की स्थिति है कि जो पहले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले वर्ड्स थे उनको खत्म करके सहूलियत लाने का प्रयास किया गया है। और इसका जो असर होगा, अगर असर की हम बात करें कि क्या असर हो सकता है, तो इससे जो भी टैक्स पेयर हैं उनके बीच की उलझन खत्म हो जाएगी। अपने जैसे 2024-25 के पैसे को कमाया तो जुलाई 2025 में उसका जो टैक्स है वो भरते थे, इसे
एक तरह से असेसमेंट ईयर 2025-26 कहा जाता था, और एक ही कमाई के लिए अलग अलग सालों के नाम सुनकर आप कंफ्यूज होते थे, वो चीज़ें अब पूरी तरह से क्या कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं। न्यू जो टैक्स रिजीम है उसमें अगर आप देखेंगे 12 लाख तक की जो कमाई है उस पर 0 टैक्स है। टैक्स स्लैब आपके सामने दिया गया है। 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक आपको 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख 15%। तो इस तरह की पूरी जो रिजीम है वो दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर कह सकते हैं लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा भी कुछ बदलाव किए गए हैं। रिवाइज जो रिजीम है इसके तहत जो भी बदलाव है कि साल 2025 में सरकार ने नए रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ जो रिटर्न फाइल है वो कर पाएंगे आप, और असर इसका क्या होगा कि जो सैलरी पर्सन है, जो सैलरी पाते हैं उनकी बात हो रही है कि सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख की जो इनकम है उस पर टैक्स के संदर्भ में छूट पा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो टेक होम सैलरी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो गया है आज से, क्योंकि टेक होम सैलरी आ सकती है कम। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो सरकार 1 अप्रैल से जो नए लेबर कोड है, जो श्रम संहिता है वो लागू कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करना होगा। नए नियमों के मुताबिक देखेंगे जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो कुल सीटीसी जो है उसका कम से कम 50% होना अनिवार्य कहा गया है। जो पहले ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होता था कि जो बेसिक आपकी सैलरी है और उसके अलावा जो भी डियरनेस कह सकते हैं कि जो अलाउंस है वो इसमें शामिल होता था। तो पहले क्या होता था कि जो अलाउंस होता था ये सामान्य तौर पे आप देखेंगे ये ग्रेटर देन या इक्वल 50% होता था, लेकिन अब क्या है कि सीधे तौर पे ये कह दिया गया है सरकार के स्तर पे कि नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक कुल सैलरी जो है सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो प्रोविडेंट फंड है, जो पीएफ होता है, जो ग्रेच्युटी है, उसमें कटने वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। और इसी कारण से सरकार इस तरह का प्रावधान भी लाई है। इसका फायदा ये है कि जो भी रिटायरमेंट के वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका जो रिटायरमेंट फंड है, जो ग्रेच्युटी है, उसकी जो रकम है वो पहले से अब के नियमों के बाद अधिक मिलेगी। फिलहाल आपकी हर महीने आने वाली जो इन हैंड सैलरी है, जो आपके हाथ में सैलरी आती है, वो अब पहले की अपेक्षा इन नए नियमों के लागू होने से क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दूसरी बात देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट है वो भी कहा गया है कि 2 दिन में होना चाहिए, क्योंकि बदलाव ये बड़े स्तर पे है। अब तक नौकरी अगर कोई व्यक्ति कहीं से छोड़ता था तो नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में लगभग 90 डेज का जो समय है वो लग जाता था। अब कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको आखिरी वर्किंग डे, यानी कि जिस दिन उनका लास्ट वर्किंग डे होगा, उस वर्किंग डे से सिर्फ 2 दिन उसके भीतर पूरा जो बकाया है वो उस कंपनी को, उस एम्प्लॉय को चुकता करना होगा। और इस नियम को लाने के पीछे देखें जो इसका असर माना जा रहा है कि नौकरी बदलने वालों को महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कंपनी 2 दिन में ही सारा पेमेंट करेगी, तो कर्मचारी को क्या होगा कि उससे जुड़ी हुई जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो अपने एक्सपेंडिचर वहां पर कर सकता है। अगर कंपनी पेमेंट 2 दिन में नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत करके ब्याज समेत पैसे की डिमांड कर सकता है या फिर न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। ये बात इन नियमों में कही गई है। दूसरी बात देखिए, ग्रेच्युटी का जो फायदा है, जो एचआरए के कड़े जो नियम लागू होने की बात की जा रही है कि नए लेबर कोड लागू होने का जो दूसरा पहलू है वो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आया है, क्योंकि सैलरी जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ते का जो हिस्सा है वो हिस्सा बढ़ने से आपकी ग्रेच्युटी
का जो रकम है उसमें इजाफा होगा। हालांकि टैक्स छूट का जो फायदा है वो लेने के लिए नियमों को सख्त भी किया गया और अब हाउस रेंट जो अलाउंस है, जो एचआरए होता है, उस पर छूट पाने के लिए अब कर्मचारियों को मकान मालिक का जो पैन कार्ड है, जो किराया भुगतान है, उसका पुख्ता प्रमाण पत्र या उसका प्रमाण जो भी होगा वो भी देना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना टैक्स में छूट का दावा करना मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार इससे पहले क्या होता था कि एक्चुअल जो एचआरए है वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था कि मान लिया कि जो फ्लैट है, रूम है, उसका रेंट कुछ और है और दिखाया गया कुछ और। तो इस कारण से इस तरह का बदलाव किया गया। सर यही है, इन तौर पे खास तौर पे महत्वपूर्ण जो इसे लागू किया जाएगा तो इससे बड़े स्तर पे जो टैक्स है, ये टैक्स जो विभाग है, ये रसीद या फिर मकान मालिक का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो एक तरह से कलेक्ट हो जाएगा, एक तरह से मिलान करना पड़ेगा। तो एक तरह से पकड़े जाने का जो फर्जीवाड़ा हो रहा था वो पकड़ा जाएगा, तो जुर्माना भी लग सकता है। दूसरा जो बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है वो फास्टैग और टोल टैक्स के संदर्भ में देखा जा रहा है कि आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज़्यादा जो पैसे हैं वो कटेंगे। जो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया, इसने एनुअल पास की कीमतों में क्या किया, 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो आपकी जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, इसने फास्टैग में एनुअल जो वृद्धि है कीमतों की वो कर दी है। अब तक जो एनुअल पास होता था वो कितने में होता था, तो वो 3000 में होता था। अब इसमें 2.5% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो अब कितना आपको देना होगा, तो 1 अप्रैल से कहा जा रहा है 3075 रुपये देने होंगे और ये पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए होगा। देश भर के लगभग 1150 जो टोल प्लाजा है उन पर ये मान्य होगा। हाँ, ध्यान रहे कि इस पास की वैधता 1 साल या 200 जो टोल क्रॉसिंग है जो भी पहले होगा वो इसमें मान्य होगा। एक और बात देखिए, यहाँ पर जो भी टोल है उस पर नो कैश की बात की जा रही है कि बदलाव हो गया है। आज से ही सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बंद हो गया है। टोल टैक्स का जो पेमेंट है केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे जो भी माध्यम है उनसे ही हो सकता है। और ये इसका जो असर होगा कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है तो यूपीआई से टोल का जो ऑप्शन है वही आपके पास रहेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से आप परेशान हो सकते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो नई कीमतें हैं उनके संदर्भ में एक बदलाव देखने को मिला है। 31 मार्च तक पुरानी जो स्टॉक है या पुरानी जो कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी, आज 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम में 2 से लेकर 3% की जो वृद्धि है वो देखने को मिल सकती है। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा है तो अब बढ़ी हुई जो कीमत है वो आपको देनी पड़ेगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं वो भी बढ़े हुए दामों पर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, रेलवे जो टिकट कैंसिलेशन है उसके संदर्भ में जो नियमों में बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल अब होंगे। ये पहले ऐसा नहीं था, 4 घंटे तक ये समय सीमा थी। तो बदलाव अब हो चुका है कि ट्रेन छूटने से, ट्रेन डिपार्चर होने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले ये समय सिर्फ 4 घंटे था। तो यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। इस तरह के जो नियम है वो इस बार देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जो भी नए नियम लागू हुए हैं उसमें अगर हम बात करेंगे तो भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने का जो रिफंड का जो नियम लाया है उसमें बड़ा फेरबदल किया है। अब ट्रेन छूटने के समय के आधार पर क्या है कि बदलाव किए गए हैं। जो भी कंफर्म टिकट हैं उनके कैंसिल करने पर रिफंड के नियम जो दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप 8 घंटे से कम समय में टिकट रिफंड करते हैं, मान लिया 7 घंटे 30 मिनट या उससे कम, या 7 घंटे 59 मिनट, यानी 8 घंटे से पहले अगर करते हैं तो आपका जो रिफंड है वो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच में अगर करते हैं तो किराए का 50% यानी कि आधा रिफंड होगा। ये पहले 12 से 4 घंटे की सीमा थी लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। 72 से 24 घंटे की बात करेंगे तो किराए का 25% आपको रिफंड होगा और 72 घंटे पहले अगर आप करेंगे तो सिर्फ फ्लैट चार्ज मैक्सिमम जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। तो अब क्या है कि पूरा अगर अपना रिफंड चाह रहे हैं तो 72 घंटा पहले क्या करना होगा, आपको अपना टिकट कैंसिल करना होगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक जो बोर्डिंग पॉइंट है
वो भी बदलने की सुविधा दी गई है, जो बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है। तो समय पर टिकटिंग जो भी कैंसिल है, वो टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान हो सकता है। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि पहले एक ही व्यक्ति कई सारे टिकट ले लेता था और इस कारण से टिकट प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, जिसको देखकर इस तरह के बदलाव किए गए हैं। क्रेडिट स्कोर और लोन डेटा की जो भी साप्ताहिक रिपोर्टिंग है, अगर उसकी हम बात करें, आरबीआई ने लोन लेने वालों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उस उद्देश्य से बैंकों को खास दिशा निर्देश दिया है। अब बैंक और वित्तीय जो भी संस्थान है, वो कर्ज से जुड़ा जो भी डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, वो कंपनियों को हर हफ्ते रिपोर्ट करेंगे। पहले ये रिपोर्ट 15 दिनों में दी जाती थी, लेकिन अब साप्ताहिक रिपोर्टिंग से जो आपका क्रेडिट स्कोर है, जो अधिक सटीक हो सकता है, अपडेटेड हो सकता है। इससे न केवल बैंकों को जोखिम का सही एक तरह से आकलन करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्राहकों को भी लोन संबंधी जो जानकारियां हैं, वो तुरंत अपडेट के तौर पर मिल जाएंगी। पैन कार्ड के संदर्भ में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखिए, पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अब जन्म जो प्रमाण पत्र है, उसकी अहमियत बढ़ गई है। अप्रैल से नए जो नियम है, उसमें पैन कार्ड आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण के रूप में क्या किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज के लिए, वैलिड डॉक्यूमेंट के स्तर पे अब इसकी जो प्राथमिकता थी या फिर इसकी जो वैधता थी, वो हटा दी गई है। अब आधार को सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पे क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। प्रभाव क्या हो सकता है कि यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं, तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। जैसे आपको 10वीं की जो आपकी क्लास की मार्कशीट है, जो वो आप इसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। और जो बदलाव किए गए हैं, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में नया जो टैक्स नियम है, वो लाया गया है। सोने में निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव टैक्स को लेकर हुआ है। अब अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई से सीधे न खरीदकर स्टॉक जो एक्सचेंज है, जो सेकेंडरी मार्केट है, उससे अगर आपने खरीदा है, तो आपको उस पर 12.5% का 12.5% का इसकी दर से क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लोन है, वो टैक्स देना होगा। टैक्स में छूट का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो सीधे अब आरबीआई से बॉन्ड खरीदते हैं और उसे मैच्योरिटी यानी 8 वर्ष तक अपने पास रखते हैं। इसके अलावा बैंकों ने एटीएम जो ट्रांजैक्शन है और जो डिजिटल पेमेंट है, उन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब यूपीआई या कार्ड पेमेंट के लिए सिर्फ ओटीपी काफ़ी नहीं होगा, बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। और इससे उन लोगों को नेट मुनाफा जो था वो घट जाएगा, जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बचाते थे, जो एक तरह से टैक्स चोरी करते थे। अब मैच्योरिटी पर मिलने वाला प्रॉफिट पर कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स कटने के बाद आपके हाथ आने वाली रकम जो होगी, वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो बदलाव है, जिसकी चर्चा आज खास तौर पे हो रही है, वो कमर्शियल सिलेंडर के संदर्भ में हो रही है, क्योंकि गैस की किल्लत पूरे देश में मची हुई है जब से हार्मुज स्ट्रेट का मुद्दा है, यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका का तनाव बढ़ा है, या खाड़ी देश में जब से एनर्जी वहाँ से सप्लाई के संदर्भ में एक तरह से डिसकनेक्शन की स्थिति देखने को मिली है। भारत में देखें तो पहले ही गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तेल कंपनियों के स्तर पे देखेंगे, जो भी कमर्शियल जो गैस सिलेंडर हैं, वो कितने महंगे हो गए, रुपया 218 रुपया महंगा कर दिया गया है। चेन्नई में सबसे महंगा है इस समय 2246 रुपये पे मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत और भी बढ़ गई है, 2078 रुपये में हो गई है। असर इसका क्या होगा, कमर्शियल जो भी सिलेंडर है, उसके दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट या होटल का जो खर्च है, वो अब बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर बाहर आप चाय नाश्ता खाना खाते हैं, तो आपको अधिक पेमेंट करना होगा। शादियों में जो कैटरिंग का खर्चा है, वो अब बढ़ जाएगा। तो बढ़े हुए अगर दर की हम बात करेंगे, तो बड़े शहरों में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, इसका जो रेट होगा, उसकी अगर बात करें तो दिल्ली में अब ये 2078 रुपये का मिलेगा, जो पहले 1883 में ही मिल रहा था। ऐसे ही कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में इसके जो रेट्स हैं, वो अब बढ़ गए हैं।
बड़े शहरों में घरेलू जो सिलेंडर हैं उनके अगर दामों की भी आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमने दे दी है। जैसे दिल्ली में देखें तो अभी 913 रुपये में क्या है, घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो प्राप्त हो सकता है। जेट जो फ्यूल है उनके दाम भी दुगना से ज़्यादा बढ़े हैं। हवाई सफ़र इस कारण से क्या हो सकता है, आपका महंगा हो सकता है, उसका भी डेटा हमने आपको दे दिया। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। एक और बदलाव हुआ है पीएनबी एटीएम कैश लिमिट के संदर्भ में, क्योंकि आप देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का जो क्लासिक डेबिट कार्ड है उससे एक दिन में अधिकतम आप 25,000 ही निकाल पाएंगे पैसे। प्लेटिनम कार्ड के लिए ये लिमिट 50,000 रखी गई है, तो इसके बारे में हमने दे दिया है। यदि आपकी ज़रूरत इससे ज़्यादा है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, चेकबुक या फिर विड्रॉल जो फॉर्म है उसके द्वारा ही आप कैश प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए खासतौर पे पीएनबी जो बैंक है उसने लिया है। तो इस तरह से बड़े जो बदलाव हैं वो आज 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, जो आपके सैलरी, आपके टैक्स, आपके रेलवे टिकट, आपके फास्टैग, आपके कह सकते हैं पैन कार्ड, आपके गैस सिलेंडर, ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो इन्हीं पर आज हमने चर्चा की और इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।